नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली की कोर्ट में आज दिन दहाड़े दो गैंग्स के बीच खूनी खेल हुआ है। रोहिणी के कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और उसकी हत्या कर दी गई। वकील के भेष में आए दोनों हमलावरों को दिल्ली पुलिस ने मार गिराया। दिल्ली की कोर्ट के भीतर सनसनीखेज शूटआउट ने पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है। हमलावर जिस तरह से कोर्ट की सुनवाई के दौरान हथियारों के साथ पहुंचने में कामयाब रहे, इसे सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक माना जा रहा है। इसीलिए दंगल की बहस का मुद्दा भी है कि कोर्ट में गैंगवार कौन जिम्मेदार। खास मेहमानों से चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपकी आंखों के सामने ये जो भयंकर मंजर है, ये दिल्ली की एक अदालत का है। आपको यकीन भले ना हो, लेकिन गैंगस्टर्स के बीच दिन दहाड़े ऐसा खूनी खेल खेला गया कि हर कोई दंग रह गया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सब कुछ बेहद सामान्य ढंग से चल रहा था, लेकिन दोपहर में अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट में धनाधन गोलियां चलने लगी। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले चीख पुकार, हंगामा और अफरा तफरी मच चुकी थी। दिल्ली की रोहिणी के कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 में वकील के भेष में आए शूटर्स का निशाना बना गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी। जितेंद्र पर हमले के बाद वहां तैनात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी हरकत में आ गई। पुलिस के एक्शन में 2 हमलावर भी मार दिए गए। जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर जिनको आज प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन रैकेट रन करते हैं। उनको पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था। प्रोडक्शन के टाइम पे आज उनके ऊपर फायरिंग की गई। जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए काउंटर फायरिंग करके दोनों को वही मार गिराया। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये दोनों लोग मारे गए हैं और जितेंद्र गोगी भी उनको सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में ले जाया गया है। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन अभी आएगी देन आई विल अपडेट यू। थैंक यू। इस गैंगवार में मारा गया जितेंद्र उर्फ गोगी 2 साल पहले गुरुग्राम में गिरफ्तार हुआ था। वो एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर था। दिल्ली और हरियाणा ने मिलाकर उस पर 6 लाख रुपयों का इनाम घोषित कर रखा था। 2020 में गोगी की गिरफ्तारी के वक्त उससे बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां मिली थी। गोगी के ऊपर हमला कराने का शक टिल्लू ताजपुरिया नाम के बदमाश पर है। गोगी और टिल्लू गैंग के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। आज का वाकया जो है बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। इस पे आज मेरे ख्याल से कोर्ट के इतिहास में ऐसा वाकया आज पहली बार हुआ है जहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने फायरिंग हुई है, जहाँ पे इतना बड़ा वाकया हो गया कि एक तरह से अप्रोक्सीमेट जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि शायद 3 डेथ एट द स्पॉट हो गई है। तो मैं एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन मैं ये कहता हूँ कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स की भी, लॉयर्स की भी, लिटिगेंट्स की भी, सबकी लाइफ स्टेक पे है। दिल्ली की कोर्ट में इस तरह से शूटआउट के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के साथ साथ केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। बिल्कुल, ये सवाल बार बार दिल्ली की जनता के सामने आ रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री से, और अब तो सवाल पूछे जाएंगे देश के प्रधानमंत्री से भी। आखिर दिल्ली की जनता कहां तक सुरक्षित अपने आप को माने? Obviously, it is Delhi police. Every security in Delhi is responsibility of Delhi police. And what I've heard is that Delhi police had prior knowledge, inputs about this gang war. दिल्ली के कोर्ट में हुआ हंगामा सुरक्षा में भारी चूक तो है ही, आखिर कोर्ट के भीतर हमलावर हथियारों के साथ कैसे पहुंचे?
कौन इसका जिम्मेदार है? दिल्ली से राम किंकर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जरा सोचिए, एडिशनल सेशन जज जब सुनवाई के लिए बैठे हुए थे, उनके ठीक सामने का ये वाकया, दिल दहल जाएंगे इस तरह की तस्वीरें देखकर कि कोर्ट परिसर के भीतर भी क्या हमलावर इस तरह आराम से आकर फायरिंग कर सकता है। हथियारों के साथ वो कैसे पहुंचा? सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है और इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही किसकी बनती है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजहां इल्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूर्व डीसीपी दिल्ली के एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज एलन राव साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि सभी के ज़हन में यह बड़ा सवाल है, चले उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विक्रम सिंह जी, सभी के ज़हन में यह सवाल है कि कोर्ट परिसर के भीतर आखिर एक अपराधी आराम से असलहे के साथ पहुंचता है, फायरिंग करता है। सुरक्षा में चूक का यह बहुत बड़ा मामला सामने आया है, किसकी जवाबदेही बनती है इस पर? चित्रा जी, चिंता स्वाभाविक है, जिम्मेदारी सीधे पुलिस की है और पुलिस के जो स्थानीय अधिकारी कर्मचारी थे, पहले तो मैं उनकी त्रुटियों के बारे में कि जो उनकी स्क्रूटनी, जो चेकिंग होनी चाहिए थी, उसमें और सुधार की जरूरत है। बताया जाता है 2 मेटल डिटेक्टर खराब हैं, उनको तत्काल ठीक कराएं। यह भी कहा गया कि 2 जो मृतक अभियुक्त थे वो वकील की पोशाक में अंदर गए हथियार लेकर के। ये कोई छूट नहीं है, न ही इसका कोई औचित्य है कि जो वकील की पोशाक पहन ले उनकी चेकिंग वांछित तरीके से ना हो। मैं इसको बहुत बड़ी चूक मानता हूं। और दूसरी चीज ये थी कि जो उनका ऑपरेशन, जब ऐसे शातिर अपराधी आते हैं, 35 गोली चलने का मतलब लगभग 15-20 मिनट, और उतनी देर में, ये तो संतोष का विषय है कि अपराधियों को निष्क्रिय कर दिया गया, इसके लिए तो मैं उनको बधाई भी दूंगा। लेकिन ऐसे शातिर अपराधी जब आते हैं तो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो रिसोर्सेज हैं उनको अपग्रेड किया जाता है, उच्चीकरण किया जाता है, जनशक्ति बढ़ाई जाती है, हथियार स्वचालित दिए जाते हैं और इस तरीके का चक्रव्यूह रचा जाता है कि अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था में आपको मैंने 4 कमियां गिनाई। उम्मीद करता हूं कि ये चौथी घटना है रोहिणी कोर्ट की। बिल्कुल, वकील बताते हैं कि चौथी घटना है। अगर चौथी घटना है तो हमने लगता सबक पहले नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है। कई और मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यकीनन आज की तस्वीरों ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि सबक आखिर क्यों नहीं सीखते इस तरह की घटनाएं जब बार बार होती हैं। एलन राव साहब, आपके पास आते हुए, आप पूर्व डीसीपी हैं राजधानी दिल्ली के। अब यकीनन इस तरह की तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था में कोताही, भारी चूक का अब सवाल देश के सामने खड़ा करती हैं कि कोर्ट परिसर के भीतर जहां पर सेशन जज की मौजूदगी हो, भारी तादाद में वकीलों की मौजूदगी हो, वहां पर जाकर अपराधी इस तरह से अंजाम देता है। कम से कम वो अपने मकसद में तो कामयाब हो गया। हालांकि बाद में पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि वहां पर जिस तरह से अपराधियों को मार गिराया गया, लेकिन अपराधी तो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद डर और दहशत का आलम दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं हर जगह देखने को मिल रही है इस वक्त। देखिए चित्रा जी, ये बिल्कुल जैसे अभी कह रहे थे विक्रम सिंह जी कि ये चौथी घटना यहाँ पर रोहिणी कोर्ट में है। इसके अलावा और भी कई कोर्ट्स में हो चुकी है, करकड़डुमा कोर्ट में हो गई है और पहले कई और 30 कोर्ट में हो चुकी है, पटियाला हाउस कोर्ट में हो चुकी है। तो ये इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ है ये देखने वाली बात है कि एक आदमी, जो कि 2 आदमी वकील की वेशभूषा में चले गए हैं और उसके बाद जाकर वो डेफिनेटली देवर ऑन सुसाइडल मोशन, वो डेफिनेटली वो मरने की तैयारी में आए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसा करने। कोर्ट के रूम के अंदर ये पहली घटना है इतिहास में, कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर में हुई है वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट रूम, सेशन जज के कोर्ट चलती हुई कोर्ट के अंदर ऐसी घटना होना एक बहुत बड़ी घटना है पूरे देश के लिए। मैं कहूंगा दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए घटना है और इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसमें सवाल पैदा होता है कि जजेस की सुरक्षा, वकीलों की सुरक्षा, मुवक्किल जो क्लाइंट्स हैं उनकी सुरक्षा। ये तो मैं तारीफ करता हूं स्पेशल सेल के कमांडोज की, उन्होंने चुन कर उन्हीं बदमाशों को मारा है और एनकाउंटर में, और दूसरे आदमी कोई भी इंजर्ड भी नहीं शायद उसमें हुए हैं। अगर हुआ होगा तो भी ऐसे घटना में जहाँ 40 गोली लगती है वहां पे कोई भी आदमी, पब्लिक का आदमी भी इंजर्ड हो सकता है। लेकिन ये बड़ी तारीफ की बात है कि उन्होंने जो असेलेंट्स है उनको डेफिनेटली को पूरा किया पुलिस ने। लेकिन वास्तव में ही हमारी ये सोच समझने की बात है कि ये ऐसी घटनाएं हुई क्यों और क्यों होती रही हैं। इस तरह की तस्वीरें आज जो कुछ भी कोर्ट परिसर के भीतर घटा है शाहजहां इल्मी जी, ऐसा टीवी फिल्मों में देखने को मिलता है। वास्तव में यकीन करना मुश्किल है कि कोर्ट परिसर के भीतर घुसकर जहां पर एडिशनल सेशन जज की मौजूदगी हो, उनके सामने अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, किसकी जवाबदेही बनती है इस पर?
बिल्कुल सीधे सीधे पुलिस की बनती है जवाबदेही। इसमें बहुत ही बड़ी एक कोताही है, बहुत ही जबरदस्त लापरवाही, मतलब मुजरिमाना लापरवाही से कहेंगे आप, क्या कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रीच है। कैसे वो जो लोग थे बाकायदा हथियार के साथ, मेटल डिटेक्टर्स की नाकाम करने की वजह से बाकायदा हथियारों से लैस आए, वकीलों के कपड़े पहनकर आए, बाकायदा शूट आउट हुआ, कोर्ट के अंदर हुआ। इससे ये दिल दहलाने वाली ये घटना है। और अब मुझे लगता है वकीलों के लिए भी, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी, आम लोगों के लिए भी ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम तो हर जगह देख रहे हैं। अगर मेडल, और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है कि इससे फौरन ना सबक सीखने की जरूरत है, बल्कि मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए कोई ब्रीफ नहीं होल्ड कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि उन्होंने, चलिए वो 2 असेलेंट्स थे उनको मार गिराया, जो हिटमैन आए थे, लेकिन फिर भी ये मौका क्यों आया, ये मतलब इस यहाँ तक मामला कैसे पहुंचा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं हाल ही में गई थी साकेत कोर्ट में, एक सुनवाई थी मेरी, तो मैं देख रही थी बाकायदा, मैं जब जा रही थी तो मेरा एक महिला पुलिस अफसर थी, तो वो महिलाओं की चेकिंग कर रही थी। मेरा बैग था, उन्होंने एक चीज की चेकिंग की। ये साकेत कोर्ट की बात है जहां मैं गई थी। लेकिन ये तो मैं शॉक में हूँ कि किस तरह से वो बाकायदा अंदर आ जाते हैं, हथियार होते हैं बाकायदा उनके पास। आई डोंट नो कौन से किस बंदूक का इस्तेमाल था, राइफल थी, पिस्टल थी, कौन सी गन थी उनके पास, लेकिन बाकायदा राउंड पे राउंड शूटिंग हो रही है, ये अंदर हो रहा है। अगर 35 से 40 राउंड फायरिंग वहां पर की जाती है दिल्ली पुलिस की ओर से, तो यकीनन सामने वाले के पास भी उतनी ही तादाद में हथियार मौजूद रहे होंगे, तभी तो इस तरह की स्थिति वहां पर बनती है। जल्दी से एक बार सौरभ भारद्वाज जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए शाजिया इल्मी भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि देखिए भारी चूक का मामला तो है, लेकिन इस घटना से तत्काल सबक लिए जाने की जरूरत है। सौरभ भारद्वाज जी। चित्रा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारी चूक हुई, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार हो रहा है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अभी अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर बताया गया कि दिल्ली पुलिस का पूरा प्रशासन इतने निचले स्तर पे पहुंच गया है कि रोज के बलात्कार की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई हैं, खून की, मर्डर की घटनाएं बढ़ गई हैं। और जितने लोग आपके इस टेलीविजन चैनल को देख रहे होंगे वो ये बात जानते हैं कि अगर उनका कभी पुलिस से वास्ता पड़ा है, उनको पुलिस थाने में जाना पड़ा है, और अगर वो उसके अंदर विक्टिम या कंप्लेनेंट रहे हैं, या कि उनके साथ पिटाई हुई है, उनके साथ झगड़ा हुआ है, उनके किसी घर वाले के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, तो वो ये बात जानते हैं कि पुलिस जो है उस कंप्लेनेंट के साथ खड़ी नहीं दिखती, जिसने ये कार्रवाई की है, जो एक्यूज है, जो आरोपी है, उसके साथ खड़ी नजर आती है। ये बात दिल्ली का हर आदमी जानता है। इस पूरे संस्थान की जवाबदेही। सौरभ जी, ऐसा नहीं है, आप इस मौके पर भी राजनीति कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर आप बात करेंगे तो मैं बता दूं, कोविड के दौरान जिस तरह से हर एक जगह मौजूद होकर उन्होंने काम भी किया है, उसकी भी सराहना करनी चाहिए। चाहे वो बूढ़े लोगों में बता रहा हूँ, चाहे वो बूढ़े लोगों जाकर उनके, चाहे वो उनका, आप झूठ बोल रहे हैं सौरभ जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और अब सियासी कर रहे हैं इस बात को। ये गलती है, ये कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इस मौके पर भी आप इतनी गंदी और भद्दी किस्म की राजनीति करेंगे और हर दिल्ली पुलिस वाले को आप एक ही तरह से आप रंग देंगे, जैसे कि आपने किया। सौरभ भारद्वाज जी, क्या आम आदमी पार्टी इस मौके पर भी पॉलिटिक्स कर रही है? ठीक है, गई थी, मैं बताना चाहूंगी लोगों को, ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था और इसमें दिल्ली पुलिस का कोई हाथ नहीं था, और आम लोगों ने कहा था वो झूठा ट्वीट था, और आपने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने किया है, तो आप झूठ ना बोलिए। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ये लापरवाही। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद शाजिया आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। सौरभ भारद्वाज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं तो आपके व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ। अगर व्यूअर्स को लगता है कि पुलिस जो है आरोपी के साथ खड़ी हो जाती है, तो वो मेरी बात मानेंगे। अगर व्यूअर्स को लगता है कि जहां पे भी कोई विक्टिम शिकायत करता जाती है और पुलिस उसकी सुनती है, तो शाजिया की बात को सच मान लेंगे। इसके अंदर इतना ज्यादा जो है चिल्लाने की बात है। दूसरी बात, मैं बता रही हूँ, मैंने खुद ने कंप्लेंट की है पुलिस डिपार्टमेंट, तो ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं सौरभ जी। ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज साफ नहीं आ पाएगी। शाजिया, मैं सवाल लौट रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सौरभ भाई देखिए,
अब आप ये बात कहते हैं कि पुलिस की जवाबदेही तय करी जाती है। अब देखिए, मैं आपका चैनल बहुत देखता हूँ चित्रा जी, कहीं पे ऐसा नहीं मैंने देखा कि किसी डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय की जाती है। नहीं, पुलिस की तो जवाबदेही जनता के प्रति है ही नहीं। हम क्या किसी पुलिस अफसर को चुनते हैं, या हम उसको हटा सकते हैं, या हम उसका ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, जवाबदेही सरकारों की होती है। और यहाँ पे जवाबदेही जो है केंद्र सरकार की बनती है, उनके अंदर पुलिस आती है। और ये एक मामला नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट की हालत देखिए, क्राइम बढ़ रहा है और इस तरीके की चीजें बार बार हो रही है। और तब हो रही है जब इनके बिल्कुल खास चुने हुए अफसर को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर लगाया गया है, तो सीधी सीधी जवाबदेही केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार को इसका जवाब देना। ठीक है शाजी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की सीधी जिम्मेदारी है इस पूरे मामले में। सबसे बड़े, जब उनके यहाँ रेड हुई तो आपने कहा उनके यहाँ रेड क्यों हो रही है, जबकि वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चुना था। आपके खुद के अरविंद केजरीवाल के घर में आपने पिटाई की है मुख्य सचिव की, अमानतुल्लाह जी का नाम आया है, वो चार्जशीट हुए हैं और आप इस मुंह से बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए सौरभ भारद्वाज जी। आपके अपने एमएलए पर इल्जाम लगे हैं और आपको बस मौका चाहिए सियासत करने का, बजाय कि इस मौके पर आप कहें कि हाँ दिल्ली पुलिस की बहुत जबरदस्त गलती है। और मैं खुद कह रही हूँ उस बात को, मतलब मैं शौक की हालत में हूँ कि ऐसे मुमकिन कैसे है। जो भी अधिकारी है, मुझे लगता है फौरन उसको मतलब सस्पेंड किया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसने ऐसा कैसे होने दिया। लेकिन आप पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस को कह देंगे कि वो नाकारा है और सिर्फ इसलिए कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन हो जाए, ये नहीं संभव है। हर चीज में आप राजनीति नहीं कर सकते। तो सौरभ भारद्वाज जी, आप लोगों के भीतर मतलब हर एक मुद्दे पर इस तरह की मंशा आती है क्या, जैसा कि वो कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन हो जाए, इस वजह से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, हम तो बड़ी साधारण सी बात कह रहे हैं कि जवाबदेही किसी पुलिस कमिश्नर की कैसे तय कर सकती है शाजिया जी, या डीसीपी की जवाबदेही आप कैसे तय करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। आप जवाबदेही किसी चुनी हुई सरकार की तय कर सकते हैं कि भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जी का ऑडियो ठीक किया जाए, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं फौरन लौट रही हूँ शाजी, आपके पास भी ये टोपी ट्रांसफर और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी जान उन बदमाशों के अलावा किसी की जाती तो सोचिए स्थिति कितनी ज्यादा भयावह होती। हालांकि खुद उनके ऊपर जो मारा गया है 6 लाख का इनामी था चालक दिल्ली से, 2 लाख हरियाणा से, जबकि जो दूसरा शख्स मारा गया है उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो वो बदमाश थे, लेकिन अपने मकसद में वो कामयाब हो जाते हैं अगर कोर्ट परिसर के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का सबब यकीनन दिल्ली पुलिस के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, और इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि सभी के जहन में यह सवाल है एलन राव साहब कि क्या कोर्ट परिसर में उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होती है और वकील कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं? यहां पर जिक्र आया है किसी की ओर से कि वकीलों की उस तरह से जांच नहीं होती है जैसा कि बाकी लोगों की होती है। यही कारण रहा कि आराम से वकीलों की ड्रेस पहनकर वो कोर्ट परिसर के भीतर दाखिल होते हैं और फिर शूटआउट को अंजाम देते हैं। तो इस बात को तो वकीलों को भी समझना होगा ना कि अगर सुरक्षा व्यवस्था कभी बढ़ाई जाए कोर्ट परिसर की, तो कोई भी हो, जो भी कोर्ट के अंदर दाखिल हो, वो इससे इतर या इससे ऊपर नहीं हो सकता है। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमारे यहाँ दिल्ली में हाईकोर्ट के मिलाकर 7 ऐसे कोर्ट प्रीमिसेस है जहां पर पुलिस की सुरक्षा तैनात है, एंट्री पॉइंट्स पर तैनात है, वहां चेकिंग होती है, हर जगह होती है। साथ में मैं पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ मैं वकील भी, मैं हर कोर्ट में जाता हूं और मैं देखता हूं कि वहां पर किस प्रकार से सुरक्षा होती है, चेकिंग कैसे होती है। चेकिंग बराए नाम होती है, लेकिन साथ साथ मैं वकील भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं कि वो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वो खड़े होकर वो कहते हैं हमें क्यों चेक किया जा रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि जो इन्होंने रैकेट की है, जो बदमाशों ने जो आज मारे गए हैं और जिन्होंने इतना बड़ा केस अंजाम दिया है, तो उनका भी ये रेकी करने के बाद उनका ये अंदाजा था कि यहाँ से निकल जाएगा वर्दी वकील की कोट पहनकर, तो कोई रोकेगा नहीं। वही हुआ है। लेकिन साथ साथ ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस मैं बता रहा हूँ वो ये भी है कि डीएफएमडी काम नहीं कर रहे थे। अगर आदमी निकल गया कोई बात नहीं, वेपन कैसे निकल गया? वेपन होता था, अगर डीएफएमडी चाक चौकंद होते या उनका एक्टिव होते तो मुझे लगता है कि वो रुक सकते थे। लेकिन इसके अलावा और मैं बताता हूँ, रोहिणी कोर्ट में डीएफएमडी के अलावा भी अंदर जाने के बाद और भी कई रास्ते, कहीं से भी कोई आदमी निकल सकता है। तो ये सारी चीज सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए था पहले ही, क्योंकि इसमें 3-4 बार इंसिडेंट यहाँ हो चुके हैं।
तो यहाँ सिक्योरिटी की लैप्सेस जहाँ भी है वो ठीक है, वो उनको सही ढंग से नहीं देखा गया, उनको जरूर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। लेकिन यहाँ पर जो अभी आम आदमी पार्टी और शाहजा जी बात कर रहे थे पॉलिटिकल, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसको डिबेट को साइड ट्रैक किया जा रहा है। डिबेट है आज रोहिणी में इंसिडेंट कैसे हो गया। वास्तव में जैसे शाहजा जी कह रहे, ये बात भी ठीक है, पूरी दिल्ली पुलिस को बदनाम इसमें नहीं किया जा सकता। ये एक इंसिडेंट के बदले, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई एक आदमी गलत करता है तो पूरी दिल्ली पुलिस बदनाम नहीं हो सकती। और जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा था, ये कोई गैंगवार नहीं है। कुछ बदमाशों ने एक बदमाश पर अटैक किया। गैंगवार वहां होती है जब दो आदमी दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, एक आदमी कस्टडी में था, दूसरा आदमी दो एसेलेंट बाहर थे और वो आसानी से पहुंच गए क्योंकि उन्होंने कोट पहन रखा था वकीलों का। और वकील भाइयों से प्रार्थना है कि जब भी ऐसी कोई सर्चिंग फ्रिस्किंग की बात होती है, सिक्योरिटी लैब्स की बात होती है, उनको पुलिस का साथ देना चाहिए, पुलिस के साथ रहना चाहिए। पुलिस भी जब से 30 तारीख कोर्ट का इंसिडेंट हुआ तो पुलिस भी वकीलों के साथ भिड़ना नहीं चाहती है। ये बड़ी बात आपने कही है कि जब दिल्ली के भीतर ही वकील और दिल्ली पुलिस सामने सामने आ गई थी, उसके बाद एक तालमेल की कमी भी यहां पर दिखाई दे रही है। उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, एक बार मैं चाहूंगी, मैं आपके पास आती हूं विक्रम सिंह जी, लेकिन उसके पास पहले मैं चाहूंगी जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाई जाएं और इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि राजधानी दिल्ली के भीतर एक बड़े कोर्ट के अंदर का ये वाकया है। इस तस्वीर को सुनिए भी, किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा का पूरा परिसर गूंज उठा। जितेंद्र गोगी मारा गया। दिल्ली में 4 लाख, हरियाणा में 2 लाख का यह बदमाश था। वकील के ड्रेस में आए हुए थे हमलावर। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र गोगी को मारने के मकसद से आए थे और उसमें कामयाब हो गए, लेकिन 2 हमलावर भी मारे गए हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और दोनों ही वकील की ड्रेस में थे। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि दरअसल वकीलों की उस तरह से चेकिंग नहीं की जाती अगर वो यूनिफॉर्म में होते हैं तो, और इस कारण इस तरह का मामला यकीनन अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी का सबब। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। सुनिए गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे के पूरे परिसर में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। आज दोपहर की ये तस्वीर है। रोहिणी का कोर्ट नंबर 2 है ये, जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 हमलावर वकील की वेशभूषा में आए थे। उनको न रोका गया न पहचाना गया। और ये देखिए, ये 2 अलग अलग चेहरे आपके सामने हैं। दरअसल टिल्लू ताजपुर जारिया जो कि गैंगस्टर था और गोगी गैंग, दोनों के भीतर माना यह जाता है कि वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। इसी वजह से अपने पुराने किसी व्यक्तिगत रंजिश का बदला लेने के लिए इस तरह से गैंगवार को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसी के साथ सवाल यह खड़ा होता है कि बार बार अगर राजधानी के अलग अलग कोर्ट परिसर से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर कहीं पर भी इस तरह की कोताही बढ़ती जाती है तो फिर जवाबदेही आखिर किसकी है। वकीलों की भी जब सुरक्षा चेकिंग की जाती है तो बार बार सवाल क्यों खड़े करते हैं। वकीलों के ग्रुप की ओर से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यही से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, आखिर क्या किया जाए। अपने मेहमानों के पास चले, उसके पहले एक ब्रेक फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। कोर्ट में गैंगवार कौन जिम्मेदार, इसी मुद्दे को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। कोर्ट परिसर के भीतर 2 हमलावर वकील की यूनिफॉर्म में आते हैं और उसके बाद फायरिंग करना दनादन शुरू कर देते हैं। वो तो मौके पर स्पेशल सेल की मौजूदगी थी दिल्ली पुलिस की, जिसके बाद उन दोनों को मार गिराया गया। लेकिन जिस मकसद से, यानी कि जिस गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या करने के लिए आए थे, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से सुनिए, किस तरह की स्थिति आज दोपहर राजधानी दिल्ली के कोर्ट के भीतर आ गई थी। एक बार तस्वीरें सुनाइए, आवाज दीजिए।
तो रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यकीनन इसको लेकर बहुत सारे सवाल, क्योंकि देश में अपने आप में पहला मामला होगा जब जज के सामने ही इस तरह की स्थिति बन जाती है। और इसी पर बड़ी खबर ये आ रही है, कोर्ट शूटआउट पर दिल्ली हाई कोर्ट से दखल की मांग की गई है। कोर्ट में शूटआउट पर वकीलों ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। यकीनन जिस तरह की परिस्थिति बनी रोहिणी कोर्ट में आज दोपहर, पहले तय होने दें क्या क्या हुआ। अब कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि पहले तय होने दें कि आखिर क्या क्या हुआ। कोर्ट शूटआउट पर दिल्ली हाईकोर्ट से दखल की मांग की गई है, स्वतः संज्ञान लेने की बात कही गई है वकीलों की ओर से। रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि वकीलों ने कोर्ट में सुरक्षा का मसला उठाया है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए स्वतः संज्ञान की मांग की गई है। विक्रम सिंह जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये पहला शूटआउट देश में अपने आप में माना जाएगा जो जज के सामने ही हुआ, और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई कोर्ट परिसर में, हम सब जानते हैं कि अगर सुरक्षा में भारी चूक होती है तभी इस तरह की स्थिति पैदा होती है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वकील एक तरफ सामने आ गए हैं और उनका यह कहना है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि चूक का यह बहुत बड़ा मामला है। विक्रम सिंह जी, इसका कोई औचित्य नहीं कि अभी स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ले, क्योंकि अभी पुलिस की जो आंतरिक व्यवस्था है, हर ऐसी घटना के बाद स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, आदरणीय शाजिया जी ने और एलन राव साहब ने भली भांति प्रकाश डाला कि क्या चूक थी, तस्वीरें आप दिखाते क्या रहिए हुआ जी, और क्या अच्छा काम हुआ, उसका समावेश किया। लेकिन जो हमारी चूक थी उसको हम और मैग्नीफाई करके उसको किस प्रकार से हम और सुदृढ़ कर सकते हैं जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने सही कहा, दो बातें अभूतपूर्व रही हैं, एक जज के सामने शूटआउट, दूसरा कि अब जो आक्रामक पक्ष था उनको वहीं पर नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसी कोई इतिहास में हमारे पास ऐसी घटना नहीं है, लेकिन ये वेकअप कॉल है, ये तो कोई जज, कोई वकील हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोली और गोली लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो हमारी जो वीकनेस है और थ्रेट है, मैं ये कहूंगा कि हमारे इक्विपमेंट जिसमें मेटल डिटेक्टर्स थे उनका उच्चीकरण किया जाए और उत्कृष्ट किस्म के अब मेटल डिटेक्टर्स लगाए, जिससे कि अगर कोई एक सामान्य सी भी चीज जो नली के हिसाब से, क्योंकि अब जो कंट्री मेड वेपन्स है वो दूसरे प्रकार के भी आने लगे हैं। वकीलों से चाहिए कि कृपया बार एसोसिएशन के माध्यम से, एलन राव साहब इसको शायद और अच्छा कर सकते हैं कि बार एसोसिएशन के माध्यम से कि वकील साहिबान हमारे सहयोग करें, वो भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, ये सब व्यवस्थाएं उनकी सुरक्षा के लिए भी। पुलिस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि हाल ही में जिस तरह की घटना हमने राजधानी दिल्ली के भीतर देखी थी, वकीलों को भी अगर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करवानी होगी तो यकीनन जब कोर्ट परिसर के भीतर वो दाखिल होते हैं, उनकी सुरक्षा चेकिंग की जाती है, तो उनको सहयोग करना होगा। क्या इसके लिए वकील और वकीलों की जो संस्था है वो तैयार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एलन राव साहब, विक्रम सिंह जी, आपने कहा कि हमें घटनाओं से सीख लेना चाहिए और आज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। जुलाई 13, 2021 को द्वारका कोर्ट में फायरिंग होती है। 14 नवंबर 2017 की बात है, रोहिणी कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आता है। 30 अप्रैल 2017 को रोहिणी कोर्ट के भीतर ही फायरिंग का मामला सामने आता है। 30 जनवरी 2014 को फायरिंग होती है आउटसाइड रोहिणी कोर्ट के ठीक बाहर, हालांकि कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं होती है। 20 फरवरी 2013 को रोहिणी कोर्ट में ही इस तरह का मामला सामने आता है और दिसंबर 23, 2015 को कड़कड़डूमा कोर्ट में इस तरह का मामला सामने आता है। यानी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की स्थिति बनी हो। हालांकि पहली बार यह जरूर हुआ है जब किसी जज के सामने हमलावर पहुंच गया हो और वहां पर इस तरह से उसने हमला किया हो। एलन राव साहब, पुरानी घटनाओं से तो हमने सबक नहीं सीखा, यही वजह है कि आज इस तरह की तस्वीर बन गई। तो हम ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के बजाय अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे तो शायद दोबारा किसी कोर्ट में इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी, और यह जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को और वकीलों दोनों को एक साथ मिलकर तय करनी होगी। चित्रा जी, ये बहुत ही कोई दोषारोपण का, कोई एक दूसरे पे दोष मरने का कोई वो समय नहीं है। हमें सोचना चाहिए, जैसे विक्रम जी साहब ने कहा था कि अभी सबको सोच के विचार कर आगे पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा, जजेस की सुरक्षा भी है। जैसे आज भरी कोर्ट के अंदर ऐसी गोलियां चली, जजेस भी सुरक्षित नहीं है, वकील भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप में सुरक्षा, उनकी वकीलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की जा रही है। और जो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मुवक्किल कोर्ट में, हर एक कोर्ट में सैकड़ों की संख्या में जब से फिजिकल कोर्ट हुई है, तो इतने जो क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं, उनकी सुरक्षा की बात है। तो ये अगर ऐसी इंसिडेंट होती रही तो कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं माना जाएगा। इसलिए स्वतः संज्ञान जो हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की है बहुत जरूरी है। इसमें कमिश्नर पुलिस को और दूसरे एजेंसीज को बुलाकर ये देखना चाहिए कि कहाँ का सुरक्षा में खामियां हैं,
सुरक्षा रिव्यू जिसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट, ये दोबारा से होना चाहिए। जहां जहां कमियां नजर आ रही हैं उसको पुख्ता चाक चौबंद किया जाना चाहिए। और वकीलों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वकील भी अभी कोई भी इसमें कोऑपरेट करें। पुलिस को सुरक्षा करनी है तो वकीलों को अपने आप को अपोजिट साइड में ना समझ के उनको एक टेंडम अपने आप में मिलकर और एक दूसरे को मदद करते हुए करना चाहिए, क्योंकि पुलिस अकेले नहीं कर सकती, उनको वकीलों की जरूरत है, वकीलों की मदद की जरूरत है। वकील अपने आप नहीं कुछ कर सकते क्योंकि उनको पुलिस की जरूरत है। तो ये दोनों एजेंसीज को मिलकर और साथ में कोर्ट प्रशासन, वो उनको भी एक इसमें लेना चाहिए कॉन्फिडेंस में कि किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंट से जहां पर एंट्री होती है, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये सारी चीजें चेकिंग क्या होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स लेटेस्ट होने चाहिए। डीएफएमडी जितने लगा रखे हैं डीएफएमडी, मैं गारंटी से कहता हूं उनको आप चेक करा लीजिए, वो काम नहीं कर रहे हैं। इनको कौन चेक करेगा कि ये ठीक नहीं काम कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से लगाया जाए। और यही एक खामी रही है कि डीएफएमडी उनको होना चाहिए ताकि मेटल कोई भी अंदर से जाए लेता हुआ, चाहे वकीलों की वर्दी में कोई एक आदमी को पूरी तरह से सर्च नहीं किया जा सकता, फिर भी कहीं छुपा के ले जा सकता है, लेकिन डीएफएमडी है वो मेटल डिटेक्टर है, वो जरूर उसको टाटा करेगा, उसको पीप बजेगी। तो वहां पर जो मौजूद स्टाफ है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो अलर्ट रहने चाहिए, और लंबी ड्यूटी है तो उनको शिफ्ट पे ड्यूटी करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखकर एक सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और ऐसा कोई लाइफ और लॉस नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से एलन राज साहब कही जा रही है। इसी सवाल के साथ शाजिया में सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए आज तो जो स्थिति बनी है, तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं। सुरक्षा का ये हाल अगर इस तरह से रहा, और बीते 10 सालों का आंकड़ा भी मैंने बताया कि कोई पहली बार नहीं है राजधानी दिल्ली के किसी कोर्ट में इस तरह का मामला सामने आया हो, दूसरे भी कई कोर्ट में और खुद इसी रोहिणी कोर्ट में कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक हमने कोई सबक नहीं सीखा है। कल कोई जज के सामने भी, क्योंकि अगर जज के सामने इस तरह से शूट आउट होता है तो कल इस तरह की भी तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। जज के सामने कोई खड़ा हो जाए असलहा लेकर तो क्या किया जाएगा? ऐसे में अब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि तत्काल क्या किए जाने की जरूरत है ताकि दोबारा ऐसी घटना राजधानी दिल्ली के किसी भी कोर्ट परिसर में इस तरह की तस्वीर उभरती हुई नजर नहीं आए। शाजिया, उसके जी जो सिक्योरिटी डिटेल होती है, उनके एंट्री पॉइंट्स का असेसमेंट, जो भी मैपिंग आजकल की है वो इतनी शानदार हो चुकी है, आप आसानी से उसको असेस कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। आपका जो भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट है आप देखिए, उसको मेंटेन करें, उसका अपग्रेड करें, आप देखिए उसमें कोई कोताही नहीं है। जो भी आपके एंट्री पॉइंट्स आप देखिए, कोई पोरस वो नहीं है कि कहीं से कोई बीच से नहीं आ सकता। आप देखिए कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि कोई हाई ट्रीज नहीं है जिसके जरिए या फेंसिंग जहां पे ना हो, जहां पे कोई गलती से आए। तो ये तो मॉनिटरिंग करनी होती है रेगुलरली, और इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है और जो लगातार मॉनिटर करे, क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज हैं। तो चाहे वो प्राइवेट बॉडीज हो या पब्लिक एरियाज हो, जिसकी जिम्मेदारी है पुलिस की, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या कोई भी स्टेट पुलिस हो, चाहे वो किसी भी सरकार के अधीन हो, तो ये तो बहुत बुनियादी चीज है। तो उस इक्विपमेंट का भी पूरा मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और उसकी मॉनिटरिंग, और उसके साथ साथ एक एटीट्यूड, ये जो हमारे इसमें कल्चर है ना कि अरे बिना सिक्योरिटी के हम तो सीधे निकल जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक शर्मनाक एटीट्यूड है। अरे हमारा कोर्ट है, हम तो ये हैं, हम तो फला मंत्री हैं, हम तो डीएम है, हम तो ये एटीट्यूड, ये तो अरे आप देखिए हम निकालते हैं आपको ऐसे। ये फक्र की बात होनी चाहिए कि हम खुद से जाएं और पूरी तरह से सिक्योरिटी कराएं। आला जज हो, जूनियर से जूनियर किसी भी लेवल का अफसर हो, वकील हो, कोई भी हो, खुशी से लाइन पे लगकर वो कराए और इसको फक्र की बात समझे। ये एटीट्यूड भी बदलने की जरूरत है। ये इतराना ना और इस बात पर बहुत ही खुश होना कि देखिए हम तो ऐसे चले आते हैं धमकाकर और कहकर ये तो हमारा इलाका है, तो हम तो यहाँ, ये तो हमारा कोर्ट है भाई। तो ये एटीट्यूड भी जो है ना, ये बहुत ही गलत है। तो मुझे लगता है कि एटीट्यूडनल इशू भी है, मतलब और सभी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सीधे में सौरभ भारद्वाज जी आपका रुख करते हुए, बीच में ऑडियो में दिक्कत आ रही थी। आप देखिए, एक सिरे से इस बात को तो मानना होगा कि वकील और पुलिस दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, खासतौर से जब कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का मामला सामने आता है, और वहां पर सभी को इस बात को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि 10 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 2011 से लेकर अब तक परिस्थितियां बदलती हुई नजर नहीं आई हैं। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और आज की तस्वीर तो बहुत ज्यादा विचलित और परेशान करती है। सौरभ जी, देखिए, ये बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस देश में एक ऐसी संस्था है जिसकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं, जनता के प्रति तो बिल्कुल नहीं है।
तो ऐसे मामलों में मैंने सुबह सबसे पहले इंटरव्यू में बोला कि इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय को स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किसके ऊपर क्या गंभीर और कठोर कार्रवाई की जाए। अगर ये किसी और सरकार का मामला होता तो मैं जरूर कहता कि सरकार इसके अंदर दोषी है, सरकार की जवाबदेही है, मगर क्योंकि अब ये केंद्र सरकार का मामला है तो ऐसे के अंदर ऐसी बातें करनी बिल्कुल वर्जित है। यहाँ पे फिर ये कहा जाएगा कि साहब ठीकरा फोड़ा जा रहा है एक दूसरे पे, तो ये बातें बिल्कुल, ये सरकार इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो शाजिया जी और विक्रम सिंह जी ने जो एक ज्ञान का पूरा सेशन दिया, वो सेशन कराना चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि शायद जो है उनको ये सारी बातें नहीं पता है। दिल्ली पुलिस को नहीं पता है कि ये सारी चीजें ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, मेटल डिटेक्टर होता है। इन लोगों का एक एक सेशन जो है दिल्ली पुलिस को करा दे तो जो 3 घटनाएं हुई हैं इसके आगे सेशन नहीं होगा, तरीके से जो कहना चाह रहे हैं अब ऐसा यानी आप बहुत तंजिया तरीके से जो आप जो कस रहे हैं, बिल्कुल इनका तरीके से करा दे। ये मामला जो है ये मामला बहुत सीरियस है कि कैसे काम करना चाहिए, तो बढ़िया काम होगा। और ये शर्मनाक है वाकया ये दिल्ली पुलिस के लिए। बहुत बढ़िया है। आप अपनी राजनीति चमकाएंगे, ये भी दिल्ली पुलिस को बस शाजिया जी का एक सेशन चाहिए, ये उनको बता देंगे पुलिसिंग कैसे होती है, ये कभी नहीं होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे आम आदमी पार्टी देखिए जवाबदेही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, इसके केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं चाहिए था भाई साहब। इसमें आपका और मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी का वो चाहिए था सेशन। आप उनको बताइए, वो बेचारे जो आपने ज्ञान दिया था ना अंशु प्रकाश जी को, उन्हें पता ही नहीं है कि मेटल डिटेक्टर होना चाहिए, अपनी चेकिंग करानी चाहिए, उनको नहीं पता कि वो ज्ञान चाहिए। दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं है कि हमें चेकिंग करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं। आप जाइए उन्हें बताइए, थोड़ा विक्रम सिंह जी दे देंगे एक सेशन, एक आप दे दीजिए सेशन, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं ठीक है, सौरभ बात बताइए ना, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है ना। क्या बताइए सौरभ भारद्वाज की क्या होना चाहिए जिसके बाद दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बनेगी, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है। आप बताइए कि क्या हो जाए राजधानी दिल्ली में जिसके बाद इस तरह की परिस्थिति नहीं बनेगी, क्या समझ में आता है आपको? ठीक है शाहजहां, एक बार उनको बोलने दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ देखिए विक्रम सिंह जी का और शाजिया जी का एक एक सेशन करा दीजिए, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ ज्ञान की कमी है, इनके पास ज्ञान है, ये ज्ञान उनको दे देंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या है, उसके फूड एंड सिविल सप्लाईज का मंत्री को भी आपने नहीं बुलाया, आपने उसके सिर्फ ज्ञान की जरूरत है, ये ज्ञान दे देंगे, ज्ञान से सब चलिए ठीक है। आप तंज का समय क्लोजिंग कमेंट विक्रम सिंह जी आपका मैं ले लेती हूँ, ठीक है मेरे पास वक्त इतना ही है। विक्रम सिंह जी वहाँ पर भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं है कि जो सुरक्षा उपकरण लगे हैं उनको चेक किया जाना चाहिए। ठीक है शाहजहां, एक बार क्लोजिंग कमेंट। ठीक है दिल्ली पुलिस देश की व्यावसायिक दक्ष पुलिसों में नंबर 1 है। ये व्यंग्यात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर नहीं है। और सौरभ जी आपकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस फोर्सेस को मैं लेक्चर देता हूं, आज भी दे रहा हूं, श्रीलंकन और कंबोडियन पुलिस ऑफिसर्स को, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं, आज भी मैं दे रहा हूं। लेकिन जहां कमियां हैं वहां कही जाएंगी, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर कोई है तो उसको आवरण ढूंढने की कोशिश न कीजिए। मैं राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की है तो मूल सूत्र समेत मैं लौटा जरूर रहा हूं आपको। ये आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो किसी और अवसर के रखिएगा, जहां सुरक्षा का प्रश्न आता है वहां पर औचित्य के ऊपर केवल बात करें। जय हिंद। चलिए बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें जाते जाते अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिससे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। पेशी के लिए आए गैंगस्टर गोगी पर किस तरह से फायरिंग की जाती है, उसके बाद जितेंद्र और गोगी को गोलियों से छलनी करके मार दिया जाता है। हालांकि जो 2 हमलावर थे वो भी मार गिराए गए, लेकिन कोर्ट परिसर के भीतर इस तरह की तस्वीरों ने यकीनन कोर्ट के भीतर की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस को भी बहुत सजग होना होगा और किसी न किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही यकीनन तय करनी होगी। इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल आज हमने पूछा था उसकी क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए। आज दंगल का हमारा सवाल था कि क्या कोर्ट में गैंग वॉर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 85% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 15% ने नहीं में जवाब दिया है। यकीनन ये भयावह तस्वीर है। अगर कोर्ट परिसर के भीतर जज के सामने ऐसी तस्वीर बनेगी तो वो अपने आप में सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करेगी और जिम्मेदारी जवाबदेही किसी की तय करनी होगी और सबक सीखना होगा इस तरह की घटना से, ताकि दोबारा किसी कोर्ट में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम